हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के शौर्य सीरीज में स्वागत है, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के शॉर्ट नोट्स को साथ में रिवाइज करते चलें। क्वेश्चंस में आपको यहां प्रैक्टिस करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगते हैं नए पॉइंट्स, उनको आप अपने सेल्फ नोटबुक जो है उसमें नोट डाउन करते चलें। अगर आपको मेरे साथ रिवीजन करने के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप एसी प्लस एप्लीकेशन पर अवेलेबल प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा 200 से भी अधिक आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल, 3000 से अधिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन, साथ में 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज, और जो लेक्चर मॉड्यूल्स हैं और साथ में जो प्रैक्टिस सेशन इनके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप एंड टाइम पर रिवीजन कर पाए। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 5 टॉपिक है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, और इसके क्वेश्चन हम इस सेशन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस डायग्राम फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिंपली सपोर्ट बीम है, तो इसमें अगर हम किसी भी पॉइंट का, लेट सपोज सी पॉइंट है और ये यहां पे डिस्टेंस ए और यहां से बी है, अगर इसका हम आईएलडी बनाएंगे मूलर ब्रिस्ले के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें सी पॉइंट पे एक इंटरनल हिंज इंट्रोड्यूस करना है, और फिर पॉजिटिव मूवमेंट यानी सेगिंग मूवमेंट इस डायरेक्शन में इसमें हमें रोटेशन कराना है, और यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, और ये वाली वैल्यू बनती है ए बी अपॉन एल, और ये आता है प्लस। सो दिस इज द आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी पर बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी है। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ट्राइंगल बन रहा है, मतलब सही आंसर क्या होगा, ट्राइंगुलर। दूसरा ये भी आप ध्यान रखें कि जो आईएलडी होता है फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जिनका डीएस 0 होता है, जैसे सिंपली सपोर्ट बीम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो इन सब का आईएलडी चाहे किसी भी चीज का हम बनाएं, चाहे हम रिएक्शन का बनाएं, चाहे हम शेयर फोर्स का बनाएं, चाहे हम बेंडिंग मोमेंट का बनाएं, सब लीनियर बनता है। इसलिए रेक्टेंगुलर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पैराबोलिक भी नहीं हो सकता, सर्कुलर भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा, ट्राइंगुलर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करस्पॉन्ड टू इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मोमेंट एट ए ऑफ द बीम शोन इन द अबव फिगर। ये डायग्राम हमें दे रखा है और इस पे हमें ए का मोमेंट बनाना है। मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमें ए पर रिएक्शन मोमेंट का आईएलडी बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक हिंज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर सपोर्ट तो रहेगा, बट हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिंज में। तो क्योंकि ए पर रिएक्शन भी है वीए और साथ में ए पर मूवमेंट भी है एम ए, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहां पर हिंज बना देंगे, तो उससे एम ए 0 हो जाएगा पर वीए रहेगा। और यही मूलर ब्रिस्ले का पहला स्टेप था कि जिस चीज के लिए बनाना है पहले उसको खत्म करो, और फिर यहां पर हमें डी पॉइंट और ई पॉइंट पे इंटरनल हिंज है। अब जब हम इसका आईएलडी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से इस पे रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो कितना रोटेट करेंगे, यहां पर यूनिट अमाउंट का रोटेशन देंगे। अब जब रोटेशन देंगे तो ये जो आपका है ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, क्योंकि यहां पर से ये आपका इस जगह से ये दो सपोर्ट है, तो थोड़ा सा कुछ कर्व्ड पार्ट में ये जाएगा, ऐसा कुछ यहां पर होगा। परंतु आप जानते हैं अगर कर्वी लीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इसमें हम डीएस निकालें तो इस स्ट्रक्चर का डीएस 0 आएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसमें कितनी रिएक्शन है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो टोटल 3 इस पे रिएक्शन, या अगर वर्टिकल लोड माने तो 2 रिएक्शन इस पे, 3 इस पे, 4 इस पे, तो इसमें आर ई हो गया 4, और आर आर जो है ये हो जाएगा 2, इसका आर आर 1 और इसका भी आर आर 1। जब डीएस निकालते हैं तो फॉर्मूला वहां पे क्या होता है, आर ई -3, आर ई -2 वर्टिकल लोड्स लग रहे हैं सिर्फ, और एक डीएसआई जो होता है वो होता है 3C - आर आर, साइक्लिक लूप है नहीं बट आर आर है, तो 3C - आर आर मतलब -2। रिएक्शन कितनी हमारे पास, 2 और एक 3 और एक 4, 4 - 2 इज 2, और 2 - 2 विल बी 0। तो चूंकि ये डिटरमिनेट हो गया, ये डिटरमिनेट हो गया, तो डिटरमिनेट में क्या डायग्राम क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। इसलिए ऐसा जो डायग्राम है, पैटर्न है, ये नहीं हो सकता। मतलब सही पैटर्न क्या बनेगा उसको समझते हैं।
अगर ये हमारे पास ऐसा हिंज है एंड दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो ये ऐसा नहीं बन सकता। इसका मतलब जो फाइनल डायग्राम है वो कैसा बनेगा, यहां से ऊपर जाएगा डी पॉइंट से, और फिर जो हमारे पास ई पॉइंट है यहां पर ये सर रुक जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर लीनियर है। तो ये हो गई इसकी वैल्यू कितनी 1, ये डिस्टेंस कितनी है 1, यहां पर L है, तो ये जो आएगा ये भी L के बराबर आएगा, और ऐसा ही सिर्फ इसका आईडी बनेगा बेंडिंग मोमेंट का। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर स्ट्रेस फंक्शन इन ए स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। हमने कई बार डिस्कस किया है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है मतलब ds 0 है, तो जो इन्फ्लुएंस लाइन का जो वेरिएशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, लीनियर होगा। सो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का वेरिएशन चाहे किसी भी स्ट्रेस फंक्शन का हम बनाए तो सही आंसर क्या होगा, लीनियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज आर द करेक्ट यूज ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन कहां यूज करते हैं, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मूविंग लोड ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर पे लाइव लोड की स्टडी के लिए यूज करते हैं। दूसरा है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फंक्शन विद क्रिटिकल लोड कंडीशन, मतलब स्ट्रेस फंक्शन की वैल्यू निकालना फॉर पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन। क्रिटिकल लोड मतलब ऐसी ऐसी पोजीशन जहां पर उस स्ट्रेस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आए, तो वो क्रिटिकल लोड की पोजीशनिंग पर वैल्यूज पता करना, और टू फाइंड द पोजीशन ऑफ लाइव लोड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेस फंक्शन। मतलब अगर स्ट्रेस फंक्शन हमें दिया है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें लोड को कहां रखना चाहिए, तो ये तीनों उसके यूजेस हैं, यानी सही आंसर होगा डी, टूवर्ड्स ऑल दी अबव पर्पस। आईएलडी आपका लाइव लोड के इफेक्ट को यूज करने पता करने के लिए काम आता है। दूसरा, लोड की पोजीशन दी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी स्ट्रेस फंक्शन की, उसके लिए भी काम आता है। और तीसरा, मैक्सिमम वैल्यूज अगर चाहिए तो लोड की पोजीशन क्या रखनी पड़ेगी, उसके लिए भी ये यूज में आता है। नेक्स्ट इज मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गेट इन्फ्लुएंस लाइन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किस कंडीशन के लिए यूज करते हैं, रिएक्शन एट द एंड ऑफ सिंपल बीम, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, शियर फोर्स एट सेक्शन, ये सब में यूज आता है। फोर्सेस एंड मोमेंट, तो सही आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें सब बात आ गई। फोर्सेस के अंदर आपका रिएक्शन भी आ गया और शियर फोर्स भी आ गया, तो सही आंसर होगा डी, फोर्सेस एंड मोमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट द हिंज्ड एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल। हमारे पास एक प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और उसका ये है हो गया प्रोब्ड एंड बी, और ये हो गया एल। अब इसमें यहां पर क्या है, अगर हम इसका आईएलडी बनाएं, यहां पर तो सिर्फ वीबी आता है रिएक्शन, तो अगर इसका हमें आईएलडी बनाना है तो पहले हमको वहां से बी सपोर्ट को हटाना पड़ेगा। बी को हमने हटा दिया और उसकी डायरेक्शन में हम एक यूनिट अपवर्ड डिफ्लेक्शन देंगे, तो ये इस प्रकार से कुछ यहां पर मुड़ेगा, ये आ गया प्लस और ये आ गया 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आईएलडी फॉर रिएक्शन एट बी, वीबी या बी पर रिएक्शन का ये आईएलडी हो गया। अब इसमें अगर आप समझे, जब भी हम इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, मान लो कहीं भी लोड लग रहा है, यूनिट लोड लग रहा है, तो ऐसे में जो बीएमडी होता है यूनिट लोड पर, वो कैसा बनता है, लीनियर बनता है। तो अगर कर्वेचर डायग्राम देखें, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर m होता है। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा है, लीनियर, मतलब बेंडिंग मोमेंट x के फॉर्म का है। तो अगर हम यहां पर डिफ्लेक्टेड शेप यानी डिफ्लेक्शन की बात करें, तो d2y बाई dx स्क्वायर बेंडिंग मोमेंट के बराबर है, यानी उसमें x की पावर टर्म आ रही है। तो अगर मैं यहां पर एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो dy बाई dx हो जाएगा, और यहां पर x की पावर 2 आ जाएगी, और एक बार और करूंगा इंटीग्रेशन तो x की पावर क्यूब हो जाएगा। मतलब चूंकि जब यूनिट लोड लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर बनता है, राइट। दूसरी चीज, कर्वेचर डायग्राम जो होता है, कर्वेचर की वैल्यू होती है वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर है। तो अगर कर्वेचर से मैं डिफ्लेक्शन तक जाऊंगा तो वो x की पावर 3 बन जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये 3 डिग्री पैराबोला है।
अब 3 डिग्री पैराबोला का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो ये इस प्रकार का जो पैराबोला होता है स्पेंड्रल पैराबोला, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/n+1 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 3 डिग्री है तो 1/3+1 कितना हो जाएगा 4। बेस कितना है इसका, पूरा स्पान कितना है बीम का, L मान लेते हैं। और हाइट कितनी है इसकी, तो मैक्सिमम हाइट है 1, तो L इंटू 1, मतलब आंसर आ गया L/4। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन L/4। यहीं पर अगर ये सपोज मान लो कि आपका स्पेंडल नहीं सेमी सेगमेंट बनता तो फिर उसमें n/n+1 होता है, मतलब वहां पर बनता 3/4, 3L/4 आंसर होता। अभी क्या आंसर है L/4। नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सपोर्ट मोमेंट एट ए ऑफ द फिक्स्ड बीम AB। ये AB है, इसका सपोर्ट मोमेंट MA के लिए बनाना है। यहां पर एक रिएक्शन आएगी VB और एक आएगी MA। MA के लिए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एज पर मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल इसको हमें MA को 0 करने के लिए यहां पर हिंज बनाना पड़ेगा। और हिंज बनाने के बाद जो MA आता है उसकी डायरेक्शन में उसको रोटेट करना पड़ेगा। ऐसे रोटेट करेंगे मतलब ये इस प्रकार से कुछ यहां पर बनेगा। ये तो फिक्स्ड एंड है तो ये ऐसा कुछ यहां पे यूनिट रोटेशन होगा, राइट, ऐसा कुछ इसका ILD बनेगा। तो दिस इज द ILD फॉर रिएक्शन मोमेंट एट A। ठीक है, ये इसका ILD बन गया। तो यहां पर देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। अब देखो ये वाला तो पूरा ही अलग जा रहा है, ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि ये यहां से रोटेट कर रहा है और यहां से रोटेट नहीं कर रहा है। तो सही ऑप्शन होगा A, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में घुमा दिया, उसको अपोजिट घुमाएंगे, ऐसे अपोजिट घुमाएंगे तो वो ऐसे ही बनेगा पूरा। तो A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ लाइव लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर 6 मीटर लॉन्ग मूव्स ऑन ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर AB 12 मीटर लॉन्ग। ठीक है, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर है AB और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। ठीक है, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू अकर एट 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड A। यहां से 4 मीटर पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं C, पूरी लंबाई कितनी है 12, तो ये हो गया 8 मीटर। मुझे इस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो पहले हम C पर बेंडिंग मोमेंट का ILD बना लेते हैं। C पर अगर बेंडिंग मोमेंट का ILD चाहिए तो उसको इंटरनल हिंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम इस डायरेक्शन में उसको ऊपर उठाएंगे। जब ऊपर उठाएंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा इसका और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ILD हो गया। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 8 मीटर। अब क्या पूछ रहा है कि अब इस पर एक लाइव लोड लग रहा है UDL फॉर्म का, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL है और जिसका स्पान है पूरा 6 मीटर। ऑब्वियस सी बात है पूरे बीम के स्पान के सामने छोटा है। अब ये मूव कर रहा है तो आपका जो UDL का हेड है, हेड मतलब ये वाला पॉइंट, ये हेड होता है आगे वाला पॉइंट और पीछे वाला होता है टेल। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे रखेंगे इसको, और जैसे भी रखेंगे तो आपका फिर UDL का जो हेड है उसकी दूरी A से कितनी होगी ये पूछिए। तो अगर इस पर हमें रखना है तो हमें इस प्रकार रखना पड़ेगा इस UDL को, यहां पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर वाले को, कि इसका जो रेशो, जिस रेशो में UDL बटे वो उसी रेशो में बटे जिस रेशो में स्पान बटा हुआ है। मतलब A'/B' की वैल्यू कितनी होगी 4/8, जिस रेशो में C ने स्पान को डिवाइड करा। तो A' बराबर हो जाएगा B'/2, मतलब 2A' बराबर B'। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा A' प्लस B' होगा 6 मीटर, क्योंकि पूरा UDL 6 मीटर का है। ये हो गया हमारे पास A' प्लस B' की जगह रख दिया 2A', तो ये आ गया 3A', मतलब A' बराबर हो गया 6/3, मतलब आ गया 2 मीटर। अब अगर A' 2 मीटर है तो B' कितना हो गया 4 मीटर। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस आ गई 2 मीटर और ये डिस्टेंस आ गई 4 मीटर। ठीक है, मतलब यहां पर आपका ये हेड है। अब हेड की दूरी A से कितनी होगी ये पूछिए क्वेश्चन में। अब अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर और ये डिस्टेंस यहां पर कितनी हो जाएगी 4 मीटर। तो आपको ये बताना है
कि ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, यहां से हेड की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो 2 + 2 4, 4 + 4, तो ये पूरा यहां पर आ गया 8 मीटर। मतलब हेड की दूरी ए से सी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कितनी हो जाती है, 8 मीटर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड टू डिटरमाइन द क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इन एन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये बात सही है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में मूलर ब्रेसले से हम खाली क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। वहां पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव का मतलब वैल्यूज नहीं निकाल सकते, सिर्फ डायग्राम का नेचर मालूम चलता है, शेप मालूम चलता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन इज ऑफन ऑफ ग्रेट वैल्यू इन ascertaining the most severe stresses at a specified section of the structure। क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें बस उसका सीवियर स्ट्रेस कंडीशन, आपका मोस्ट सीवियर स्ट्रेस कहां मिलेगा, पोजीशन मालूम चल जाता है कि आपके क्रिटिकल पोजीशन क्या होगी लोड की, इसलिए भी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात भी सही है, गलत नहीं है, बट ये इसका कोई रीजन नहीं है कि क्वालिटेटिव ही कर पाते हैं, ये इसका सही रीजन नहीं। क्वालिटेटिव हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहां पे जो डायग्राम बनता है इंडिटरमिनेट में वो कर्व्ड बनता है, और कर्व्ड के लिए हमारे पास वैल्यू निकालने का मूलर ब्रेसले ने कोई अप्रोच नहीं बताया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ लेंथ एल शॉर्टर देन द स्पान क्रॉसेस अ गर्डर, द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इन द गर्डर विल बी मैक्सिमम व्हेन। हमने अभी सेम ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम का जो स्पान है वो कैपिटल एल है, और मुझे किसी भी एक पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, और एक यूडीएल मूव कर रहा है, और उस यूडीएल की जो लेंथ है स्मॉल एल वो बीम के स्पान के तुलना में छोटी है, तो ऐसे केस में अगर मुझे सी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो कंडीशन क्या थी कि यूडीएल को ऐसा रखना पड़ेगा कि वो आपके यूडीएल को इस प्रकार डिवाइड करे जिस प्रकार से सी ने पूरे स्पान को डिवाइड कर रखा है। मतलब सी यूडीएल को ऐसा डिवाइड करे जैसा उसने स्पान को डिवाइड कर रखा है। हेड ऑफ द रॉड इज एट द सेक्शन, हेड ऑफ द लोड इज एट द सेक्शन, गलत। हेड जो है यूडीएल का वो सेक्शन पे होना चाहिए, नहीं। टेल ऑफ द लोड, नहीं। सेक्शन डिवाइड द लोड इन द सेम रेशियो एज इट डिवाइड द स्पान, सी लोड को वैसा ही डिवाइड करे जैसा उसने स्पान को किया है, सही ऑप्शन। सेक्शन डिवाइड द लोड इनटू 2 इक्वल लेंथ, सेक्शन लोड को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, ये भी गलत है। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सेम इसी पर हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला द मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, किस लिए काम आता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए, सुपरपोजिशन ऑफ लोड इफेक्ट, वर्चुअल वर्क इक्वेशन के लिए, या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा, मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल काम आता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, क्वालिटेटिव अप्रोच है। अगला है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर अ पर्टिकुलर पॉइंट लोड अमॉन्ग ए ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड क्रॉसिंग ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर अकर्स व्हेन दैट लोड इज। इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर है ए बी, और उस पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर ए पर्टिकुलर पॉइंट लोड अमॉन्ग ए ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड। ठीक है, मतलब हमें क्या कर रखा है, यहां पर एक बीम दे रखी है और बीम का स्पान दे रखा है एल, और हमें अलग अलग सीरीज ऑफ व्हील लोड दे रखे हैं। मतलब एक लोड दे रखा है P1, एक कोई लोड होगा P2, एक कोई लोड होगा P3, और हमें इनकी डिस्टेंस दे रखी है। इसकी डिस्टेंस मान लो A है, इसकी डिस्टेंस B है, और हमें बोला कि हमें बीम में एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है अंडर द लोड P2। इस P2 के रिस्पेक्ट में हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा बन जाता है यहां पर लोड अंडर कंसीडरेशन, लोड अंडर कंसीडरेशन।
और हम क्या करते हैं इस सिस्टम में, हमारा जहां भी इस सिस्टम का रिजल्टेंट लोड होता है, मान लो ये उसका रिजल्टेंट लोड है इन तीनों लोड का, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका सीडेश। सीडेश मींस दिस इज दी सीजी ऑफ लोड, ये लोड की सीजी आ जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम को रखना कैसे है, इसको इस प्रकार रखना है कि जहां पे आपका सेंटर ऑफ द स्पान है, जो बीम का सेंटर है, सी इज दी सीजी ऑफ स्पान, मिड स्पान, ठीक है, सेंटर पॉइंट। तो इस प्रकार आपको यहां पे लोड रखना है कि जो आपका लोड अंडर कंसीडरेशन है, जिसके अंडर में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए वो, और आपका जो सीजी ऑफ लोडिंग है वो सेंटर ऑफ स्पान के एकदम बीचों बीच आना चाहिए। मतलब इस प्रकार से हमें लोड को जमाना है, ये P2 जिसके अंडर में हमें पूछा है, और फिर यहां पर कहीं आ जाएगा P3। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर रखना है, समझना मेन पॉइंट, कि जो आपका सेंटर ऑफ द स्पान है वो आपके पूरे लोडिंग सिस्टम के सेंटर पॉइंट और लोड अंडर कंसीडरेशन उसको बीचों बीच डिवाइड करे। मतलब ये डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, तब जाकर आपको उस पर्टिकुलर लोडिंग पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। सो ये हमारा कंडीशन होती है यहां पर, मतलब सीजी ऑफ स्पान शुड डिवाइड सीजी ऑफ लोडिंग एंड लोड अंडर कंसीडरेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एकदम बीचों बीच आना चाहिए, तब हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा अंडर लोड अंडर कंसीडरेशन। तो पहला बोल रहा है मिड स्पान पे रखो उस लोड को, गलत ऑप्शन। एक बोल रहा है 1/3 पे रखो, गलत। एक बोल रहा है 1/4 पे रखो। एक बोल रहा है सो प्लेस दैट द लोड पॉइंट मतलब लोड अंडर कंसीडरेशन, एंड द पॉइंट ऑफ सीजी ऑफ ट्रेन ऑफ लोड मतलब लोडिंग का सीजी मतलब सी डैश आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड स्पान, मतलब बीच वाला जो सेंटर ऑफ द स्पान है उसके बीच में लाए करें। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट एकदम सही है, सो डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज a uniformly distributed load of 8 meter crosses a simply supported girder of span 20 meter। ठीक है, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर है और सिंपली सपोर्टेड गर्डर जो है उसका स्पान है 20 मीटर। आगे बढ़ते हैं। यूडीएल की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द लेफ्ट क्वार्टर स्पान पॉइंट अकर्स व्हेन दी distance between the point of CG of total load and the mid span will be। तो हमें क्या बोला है, लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट मतलब 20 का क्वार्टर कितना होगा, 1/4 कितना होगा 5 मीटर, और फिर ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, इस सी पॉइंट पर हमें यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसका जब हम आईएलडी बनाएंगे तो ऐसा कुछ आईएलडी बनेगा इसका। अब हम इस पर यूडीएल रखेंगे, तो यूडीएल जो रखेंगे वो हमें इस प्रकार रखना पड़ेगा। यूडीएल की डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी है, तो यूडीएल की डिस्टेंस हमने कुछ ए डैश बी डैश मान ली। तो सबसे पहले ए डैश अपॉन बी डैश का रेशो कितना होना चाहिए, जितना सी ने स्पान को डिवाइड कर रखा है, मतलब 5/15, और 5 और 15 क्योंकि क्वार्टर पॉइंट बोला है तो मतलब 20/4, तो 20/4 मतलब 5 यहां से 15 वहां से। तो ये डिस्टेंस हमारे पास बनेगी 1/3, मतलब 3a डैश बराबर b डैश, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, यूडीएल की टोटल लेंथ हमें दे रखी 8 मीटर है, यानी ये हो जाएगा a डैश प्लस 3a डैश बराबर 8, मतलब a डैश बराबर 8/4 मतलब 2 मीटर। तो a डैश हो गया हमारा 2 मीटर और b डैश हो गया हमारा 6 मीटर। ठीक है, मतलब हमारा जो लोडिंग पॉइंट है वो यहां पे कितना एक्स्ट्रा है 6 मीटर, और यहां पे कितना है 2 मीटर, ऐसा रखना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सीजी ऑफ टोटल लोड एंड द मिड स्पान। मिड स्पान जहां है
मिड स्पान का है, पूरा स्पान कितना है 20, तो मिड स्पान कितना है 10 पर, मतलब यहां से 10 मीटर पर आपका ये मिड स्पान है। तो ये जो मिड स्पान पॉइंट है, ठीक है, ये वाला मिड स्पान पॉइंट, और जो लोड का सीजी है, लोड का सीजी यहां कहीं होगा, पूरा लोड 8 मीटर का है, तो उसके बीच की दूरी हमें बतानी है कितनी होगी। आ गई बात समझ में? लोड का सीजी जो है वो हमने मान लिया लोड का सीजी सी डैश, और आपके बीम का हमने मान लिया स्पान सी डबल डैश, उनके बीच की दूरी हमें बतानी है। वो निकालते हैं कैसे? अब ये डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर आई, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई 3 मीटर। ठीक, अब इसके बाद ये हो गया 3 मीटर। तो अब इसमें ये तो 2 मीटर है, और पूरा लोड कितने का है? पूरा लोड है 8 मीटर का, तो मतलब 2, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 2 मीटर, क्योंकि पूरे लोड का जो सीजी है वो यहां से 4 मीटर पे होगा, राइट। ये जो पूरे लोड का जो सीजी है ये 4 मीटर होगा, और ये है 3 मीटर, मतलब आपका जो लोड का सीजी है उसकी दूरी कितनी है 7 मीटर, और जो बीम का सेंटर है उसकी दूरी कितनी होगी 10 मीटर, क्योंकि बीम पूरी 20 मीटर की है, समझना। ये आ गया 2 मीटर, ठीक है, तो ये कितना, ये पूरा 5 है, तो ये हो गया 3। अब ये हो गया 3, और लोड का सीजी यहां से हो गया 4 मीटर पे, तो 4 और 3 वो हो गया 7, और बीम का जो मिड स्पान है वो 10 मीटर पे है। तो अगर हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 3 मीटर विल बी दी करेक्ट आंसर। तो सही ऑप्शन होगा सी 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल फॉर इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल फॉर। मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल कहां यूज करते हैं? सिंपल बीम में, कंटिन्यूस बीम में, रिडंडेंट ट्रस में, डी ऑल ऑफ दिस। सभी केस में आप किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए आप मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। अगला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉज बाय सेट ऑफ कंसंट्रेटेड मूविंग लोड। अभी हमने क्वेश्चन क्या है, अगर बहुत सारे लोड, मूविंग लोड, व्हील लोड लग रहे हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तब मिलता है जब आपका पूरा लोडिंग सिस्टम का सेंटर और लोड अंडर कंसीडरेशन, उनके दोनों के बीच में आपका क्या आ जाए, सीजी ऑफ द स्पान। मतलब सीजी ऑफ स्पान, बीम पूरे स्ट्रक्चर का सीजी शुड डिवाइड्स एलयूसी, लोड अंडर कंसीडरेशन, एंड सीजी ऑफ लोडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको पूरा डायग्राम से अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था। इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यही इसका, तभी हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा जब व्हील लोड्स लग रहे हैं। तो पहला बोल रहा है हमेशा मिड स्पान पर, अगला बोल रहा है मिड पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड या उसके मिड पॉइंट पर, अगला बोल रहा है कुछ बता नहीं सकते, और एक बोल रहा है ऑलवेज अंडर ए लोड क्लोज टू द सेंट्रॉइड ऑफ सेट ऑफ द लोड। और इसी लोड को हम लोड अंडर कंसीडरेशन बोलते हैं, जिसको अभी हम एलयूसी बोल रहे थे। हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके अंडर मिलेगा? एलयूसी के अंडर मिलेगा, लोड अंडर कंसीडरेशन। और लोड अंडर कंसीडरेशन कौन होता है? इसके 2 केस होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पे एक लोड लग रहा है P1, एक लग रहा है P2, एक लग रहा है P3, एक लग रहा है P4। तो इन चारों लोड का जो रिजल्टेंट लोड है वो यहां कहीं है, रिजल्टेंट लोड। तो ये हो गया हमारा सीजी ऑफ द लोडिंग। तो अब यहां पर जो लोड अंडर कंसीडरेशन है वो या तो होगा P3, क्योंकि P3 सबसे करीब है रिजल्टेंट लोड के, ठीक है, और अगर वो होगा P2, पर वो P2 तभी होगा जब P3 छोटा हो, P2 बड़ा हो। मतलब लोड अंडर कंसीडरेशन सबसे नियरेस्ट लोड होता है, सबसे नियरेस्ट लोड। तो इसके नियरेस्ट कौन है? P3। और वो अगर छोटा पड़ जाए अगले वाले से तो फिर नेक्स्ट नियरेस्ट भी हो सकता है।
नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब P2। तो अगर मान लो कि जो सबसे करीब है वो अगले करीब से मतलब P2 से वो बड़ा है, तो फिर तो 100% P3 ही होगा जो नियरेस्ट है। बट अगर वो छोटा पड़ जाता है अगले वाले नियरेस्ट से, तो फिर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा लोड अंडर कंसीडरेशन के अंडर मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जब आपके स्पान का सीजी लोड अंडर कंसीडरेशन और सीजी ऑफ द लोडिंग को बीच में से डिवाइड करे। तो सही आंसर होगा डी। इन्होंने पूछा कहां मिलेगा, तो हमेशा लोड अंडर कंसीडरेशन, और वो कौन होगा, जो लोड आपके सीजी ऑफ लोडिंग के सबसे करीब है। मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल टू। मूलर ब्रिस्ले कहां यूज कर सकते हैं, स्टैटिकली डिटरमिनेट और फ्रेम में, सही बात है। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट एंड मटेरियल ऑफ विच इज इलास्टिक एंड फॉलोज हुक्स लॉ, ये ज्यादा करेक्ट है। और एक है एनी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, किसी भी इनडिटरमिनेट में, तो ये गलत है, किसी भी इनडिटरमिनेट में नहीं होता है, वो हुक्स लॉ को फॉलो करे उन्हीं पर यूज कर सकते हैं। तो डिटरमिनेट में भी और इनडिटरमिनेट में भी वो भी जो इलास्टिक और हुक्स लॉ को फॉलो करें, मतलब 1 and 2, यानी ए विल बी करेक्ट। हर इनडिटरमिनेट में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टीफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस। स्टीफनेस मेथड का मतलब क्या है, स्टीफनेस मेथड मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या कानीज मेथड या स्टीफनेस मैट्रिक्स। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर अलोन आर कंसीडर्ड, खाली इनडिटरमिनेट ही फोकस करते हैं। अगला है डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट, दोनों उसमें यूज कर सकते हैं, तो ये ज्यादा करेक्ट है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब होता है अननोन फोर्सेस, फोर्सेस पता लगाने होते हैं इसमें, ये गलत ऑप्शन है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में जॉइंट डिस्प्लेसमेंट निकालने होते हैं। द डिस्प्लेसमेंट आर कंसीडर्ड एज अननोन, ये बात सही है, फोर्थ भी करेक्ट है। तो अभी 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। एक है टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट विल बी कन्वीनियंट टू डेवलप द स्टीफनेस मैट्रिक्स। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं और जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करनी है, तो स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं, सही बात है। स्टीफनेस मैट्रिक्स डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो ज्यादा करेक्ट कौन है, 2, 4 एंड 5, मतलब सही आंसर होगा सी। हम जब डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाते हैं तो हम ये चेक नहीं करते कि वो डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट, हम उससे स्लोप भी निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं, तो वो डिटरमिनेट के लिए भी यूज की जा सकती है। इसलिए इसमें लिखा है खाली डिटरमिनेट करेंगे, गलत बात है, ज्यादा करेक्ट है सेकंड। और रिडंडेंट यानी फोर्सेस फोर्स मेथड में यूज करते हैं, यहां डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और उसके लिए स्टीफनेस मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो 2, 4 एंड 5। नेक्स्ट इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। फ्लेक्सिबिलिटी किससे मैच होगी, देखो फ्लेक्सिबिलिटी यानी फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड। और फोर्स मेथड में एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, फोर्स मेथड में फोर्सेस को रिडंडेंट मानते हैं, मतलब ए मैच हो रहा है 2 के साथ, ये तो कंफर्म हो गया, इसको लॉक कर दो। ए 2 के साथ मैच हो रहा है, मतलब ये हो गया, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगला स्टीफनेस मेथड है। स्टीफनेस मेथड में हम डीके देखते हैं, और डीके मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब बी मैच हो रहा है 1 के साथ, बी मैच हो रहा है 1 के साथ, तो दोनों में ही एक में 1 है और एक में यहां पे 4 है। और देख लेते हैं आगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन एंड स्वे ऑफ प्लेन फ्रेम, वहां यूज कर सकते हैं। रोटेशन बाय इंक्रीमेंटल इटरेशन एंड अननोन स्वे ऑफ द प्लेन फ्रेम, तो हमारा ये हो गया 2, 1, और सी का हमारे पास हो जाएगा 4। डिस्प्लेसमेंट रोटेशन एंड स्वे ऑफ प्लेन फ्रेम, मतलब सी मैच होगा 4 के साथ। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इंक्रीमेंटल इंटरेशन करते हैं, तो ये मैच होगा 3 के साथ, मतलब 2, 1, 4, 3, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। 2, 1, 4, 3 विल बी द करेक्ट। तो बच्चों ये हमारा सेशन था एक और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस यहां पर करे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस मेथड से। लास्ट हमारा एक और सेशन रहेगा जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे आर्च एनालिसिस पर। अभी तक हमने उस पर क्वेश्चंस नहीं करे, तो आर्चेस के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसे ही शानदार अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।